नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील एग्जाम रथी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण के कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया था और उसके पाठ्यक्रम को समझा था, व्याकरण को समझा था, व्याकरण की परिभाषा हम जाने थे, भाषा की परिभाषा जाने थे, राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर समझे थे, स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण समझे थे कि स्वर का उच्चारण कैसे करते हैं, व्यंजन का उच्चारण कैसे करते हैं, स्वर का व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वरों का हम कैसे सहायता लेते हैं। आज हम हिंदी स्वरों का वर्गीकरण समझेंगे कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कि हमारे जो 11 स्वर हैं उनको हम उच्चारण के आधार पर, जो हमारी स्वर यंत्र हैं, काकल्य जिनको बोला जाता है, जिसमें जिह्वा है, ओष्ठ है, तालु है, कंठ है, तो इन सब का प्रयोग हम स्वरों के वर्गीकरण में कब करते हैं और कौन से स्वर हैं जो हमारे इन जो मुख के जो भी अंग हैं, जिह्वा है, तालु है, ओष्ठ है, तो कौन सा स्वर कहाँ से निकलता है और किस प्रकार हम उसका उच्चारण करते हैं। इसमें पहला जो है वो है ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का उच्चारण हम कैसे करते हैं। तो पहला इसमें आता है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर कैसे उसका उच्चारण करते हैं, इसकी परिभाषा हम देखें। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ, वृत्त या वर्तुल, वृत्त को वर्तुल कहा जाता है, तो जो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ वृत्त के आकार में खुलते हैं उनको हम वृत्ताकार स्वर कहेंगे, कि उनके उच्चारण में जो ओष्ठ की हमारी आकृति होती है वह वृत्त के जैसे बन जाती है। तो इसमें पहला जो है देखते हैं, ये जो 4 हमारे स्वर हैं 11 स्वरों में से, इनका उच्चारण करते समय ओष्ठों की आकृति वृत्ताकार हो जाती है। तो ये स्वर देखेंगे उ, बड़ा उ, ओ, औ। और इसमें समय जो लगता है उ और उ के उच्चारण में, इसको कैसे हम उच्चारित करेंगे। उ, उ, तो इन दोनों के बीच में जो समय लग रहा है, तो ये जो उच्चारण में समय लग रहा है, इसी से निर्धारित होता है कि कौन सा ह्रस्व है और कौन सा दीर्घ है। और ये जो 4 इसमें स्वर थे जो वृत्ताकार हैं, उ, ओ, औ, इसका उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं कि आपके होस्ट की आकृति वो वृत्ताकार हो जा रही है। अब हमारे पास 7 स्वर और बच गए। ओष्ठ की अब आकृति पे देखेंगे उच्चारण करते समय कि हमारे ओष्ठ की आकृति क्या बन रही है। तो 4 स्वरों को तो हमने देख लिया कि वृत्ताकार बनेगी। अब जो 7 स्वर हैं इनका उच्चारण कैसे होता होगा, तो दूसरा बिंदु है वो अवृत्ताकार। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ वृत्ताकार रूप में नहीं खुलता है उसको अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। इसको अवर्तुल भी कहते हैं। अवर्तुल का मतलब होता है अवृत्ताकार, अर्थात जो वृत्त के रूप में नहीं खोलते हैं। ये कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, ई, री, ए। इनका उच्चारण करते हुए हम देख रहे हैं कि जो हमारी ओष्ठ की आकृति है वह वृत्त के जैसे नहीं खुल रही है, तो ये अवृत्ताकार स्वर हैं। इसमें एक बिंदु है, समझते हैं आ का जो उच्चारण हम करते हैं, आ और आ में अंतर है, आ और आ, इसे आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर कहने का मतलब है कि यह बाहर से आया हुआ है, यह विदेशी स्वर है। इसका भी उच्चारण करते समय ओष्ठ वृत्ताकार खुलता है, लेकिन इसको हम इन 4 स्वरों में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ये विदेशी स्वर है और ये हिंदी के स्वर हैं 4। तो इसकी उच्चारण करते समय ओष्ठ वृत्ताकार खुलता है, लेकिन ये विदेशी स्वर है, इसलिए इसको इसमें हम नहीं गिनते हैं। एक चीज़ और यहाँ से हम समझ लेते हैं कि जब हम तत्सम और तद्भव शब्दों की बात करेंगे, इसी में देशज और विदेशज शब्द भी आएंगे, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो देख रहे हैं कि जिन भी स्वरों के ऊपर या किसी भी शब्द के ऊपर अगर ये वाली अर्धचंद्र बिंदी की मात्रा लगी है तो वह स्वर तत्सम नहीं होगा, तद्भव नहीं होगा, देशज नहीं होगा, वह शब्द विदेशज होगा। जैसे
उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कॉलेज, जबकि थोड़ा इसका उच्चारण कई जगह कॉलेज के रूप में कर देते हैं जो गलत है। तो इसका उच्चारण हम कॉलेज के रूप में करेंगे। तो ये जो अर्धचंद्र बिंदी की मात्रा जो लगी है, यह आगत स्वर है, विदेशी स्वर है। तो इसका उच्चारण करते समय ओठ हमारा वृत्ताकार खुल रहा है, लेकिन हम इसको वृत्ताकार स्वरों में नहीं रखेंगे क्योंकि यह आगत या विदेशी स्वर है। दूसरा बिंदु है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जो हमारे स्वर यंत्र हैं, जिह्वा है, ओष्ठ है, तालु है, कंठ है, तो उसमें तो हमने ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर लिया। अब हम वर्गीकरण करते हैं स्वरों का जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा क्रिया करती है, तो उसकी स्थिति क्या होती है, कब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का अग्र भाग काम करता है, कब मध्य भाग काम करता है, कब पश्च भाग काम करता है। तो इसका वर्गीकरण हम जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर देखते हैं। ये 4 स्वर जो हैं हमारे ई, ए, ऐ, तो इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि जिह्वा के हमारे अग्र भाग काम कर रहा है और वो तालु में जा करके कहीं ना कहीं टकरा रहा है। दूसरा है मध्य स्वर अ का उच्चारण करते हम देख रहे हैं कि जिह्वा का ना अग्रभाग काम कर रहा है ना पश्च भाग, जबकि हमें ऐसा महसूस होगा कि जिह्वा का जो मध्य भाग है वो काम कर रहा है। तो केवल एक ही स्वर है अ, स्वरों में केवल एक स्वर है अ, जिसका उच्चारण जब हम करेंगे तो जिह्वा का मध्य भाग काम करेगा। तीसरा है पश्च स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का पश्च भाग काम करेगा, उसको हम पश्च स्वर बोलेंगे। इसमें जो हमारे स्वर होंगे उनको देखते हैं आ, उ, ओ, औ, आ। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक बार तो हम ओष्ठ के आधार पे भी देखे थे आ को, लेकिन ये जिह्वा के इसमें जिह्वा का पश्च भाग भी काम करता है। तो इसको हम यहाँ रखेंगे जिह्वा के आधार पर कि जिह्वा के आधार जो पश्च भाग है जिह्वा का, उच्चारण करते समय इन स्वरों का जब हम उच्चारण करेंगे तो जिह्वा का पश्च भाग काम करेगा। अब हम जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर इनको देखते हैं कि जिह्वा कैसे जाकर के तालु में टकराती है, कहाँ टकराती है, तो कैसे कैसे स्वरों का उच्चारण करते हैं। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ और संवृत का अर्थ होता है बंद। तो कैसे विवृत में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, इस पे हम बात करेंगे। तो ये देखते हैं कि ऊपर हमारा तालु है, ये हमारी जिह्वा है और यहाँ से हमारा कंठ का जो है वो शुरू होता है। तो जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो कैसे, जब हम विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, तो जब हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे आ का, तो देखेंगे जो अग्रभाग है ये खुला रहेगा और ये वाला भाग जो रहेगा वो बंद रहेगा। तो विवृत स्वरों में आ स्वर है जो कि जो हमारा जिह्वा और तालु के बीच का जो आगे का भाग है वो खुला रहेगा। अर्ध विवृत में क्या है, आधा खुला रहेगा। आधा खुलने का मतलब है कि ये हमारा तालु है, ये जिह्वा है, तो ये जो मध्य भाग है जिह्वा का ये जाकर के यहाँ बंद रखेगा और आगे का खुला रहेगा और ये पीछे का जो इसका भाग है वो खुला रहेगा। तो इसको अर्ध विवृत बोलेंगे। तो ये जो स्वर हैं ए, औ और आ, आगत स्वर जो आ है ये अर्ध विवृत में भी आता है। अब हम बात करते हैं संवृत की। संवृत का मतलब होता है जो बंद हो। तो बंद क्या होगा कि जो हमारी स्वर यंत्र है उसमें जो मुख है, जिह्वा है, ओष्ठ है, तो उसमें किसकी स्थिति खुली रहेगी, क्या बंद रहेगा, इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। फिर यही जो हमारा तालु है, ये जिह्वा है, तो विवृत संवृत का मतलब जैसे हमने बताया कि बंद। तो जैसे हम ए और ओ का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जाकर के तालु से चिपक जाती है और एक अग्रभाग इसका बंद हो जाता है और पश्च भाग इसका खुला रहता है। अब ऐसे ही हम और जो इसको बांटा गया है उसमें संवृत है, तो उसमें आधा खुलने की बात है अर्ध संवृत में। और संवृत में क्या होगा, संवृत में फिर वही जो हमारा ये अक्षर, ये जो स्वर हैं ई, बड़ी ई, उ और उ, तो इसमें क्या होगा, फिर वही अग्रभाग खुला रहेगा इसका
और अर्ध संवृत्त में क्या होगा कि जो ए और ओ स्वर हैं उसमें ये तालु और जिह्वा की स्थिति आधी खुली और आधी बंद रहेगी। अब हम स्थान के आधार पर देख लेते हैं कि कौन से स्वर कहाँ से उच्चारित होते हैं। कौन से स्वर हैं कि जो कंठ है, कौन से तालु से निकलता है, मूर्धन्य से, ओष्ठ से और अनुनासिकता को समझेंगे। तो उच्चारण करके हम देखते हैं जो हमारे ये 3 स्वर हैं अ, आ, अह। तो इसका उच्चारण करते लग रहा है कि ये कंठ से इन स्वरों का स्वर ये उच्चारित हो रहे हैं, या ये जो स्वर हैं अ, आ और अह ये कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। तालव्य का मतलब होता है तालु से। ई ई ई ई इनका उच्चारण करके देखते हैं कि जो जिह्वा है वो तालु में जाकर के टकराती है, तो ये तालव्य है जिनका तालु से उच्चारण हो रहा है। मूर्धन्य है, मूर्धन्य वो जो काकल होता है हमारा री का उच्चारण करेंगे तो जो एक घंटी टाइप का जो हमारे मुख में होता है, जो काकल्य स्वर ध्वनि है, उसको मूर्धन्य बोलेंगे। तो री का उच्चारण करते समय आवाज अंदर की ओर गूंजता है, तो ये मूर्धन्य स्वर है। ओष्ठ स्वर हमने ऊपर भी समझा था, ओष्ठ के आधार पर वृत्त हैं, वृत्ताकार है, अवृत्ताकार है। तो ओष्ठ से उच्चारण हम ऊ और ऊ का उच्चारण करते हैं। अनुनासिकता, अनुनासिकता से तात्पर्य है कि जब हम किसी अक्षर या वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देते हैं तो इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। हम अनुनासिकता और अनुस्वार को समझेंगे। जैसे कि प्रायः देखा गया है कि गांधी को हम ऐसे लिखते हैं, जबकि ये गलत है। शुद्ध रूप से गांधी में अंग की मात्रा लगती है, गांधी। और इसके पीछे हम जाए तो थोड़ा सा समझें इतिहास में, जो गांधी जी के पूर्वज लोग थे ये लोग गंधक का व्यापार करते थे, इसीलिए इनको गांधी कहा गया। तो यहाँ एक चीज समझते हैं कि ये गंधक है, इससे इसका तात्पर्य तो नहीं है जो है इसका अर्थ गांधी ये टाइटल लगा है तो अलग बात है, लेकिन ये जो हम उच्चारित जब हम करेंगे तो अंग लगाते हैं, जबकि ये वाला गांधी गलत है और प्राय सब जगह यही लिखा हुआ मिलता है। अब हम समझते हैं फिर से अनुस्वार क्या है। अंग और अह में अंग को समझते हैं। तो एक चीज मैं आपको पहले वाले कक्षा में मैंने बताया था आपको कि कुछ जो जिसको हम अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहने का सब लोग तो बता देते हैं कि अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, लेकिन अयोगवाह क्यों कहते हैं ये चीज़ मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अयोगवाह का मतलब है कि ये जो अंग और अह की जो मात्राएं हैं, जो स्वर हैं, इसका हम कभी भी व्यंजन के साथ प्रयोग नहीं करते। हम व्यंजन के साथ कभी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमने कंकड़ लिखा है, ठीक, तो यहाँ एक चीज समझते हैं कि हमको लगता है कि ये क पे हमने इसको लगाया है, ये जो अंग की मात्रा है, लेकिन नहीं, ये मात्रा जो है क, हलंत, अंग, ये लिखा गया है। तो अयोगवाह इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह व्यंजनों के साथ अंग और वह का कभी प्रयोग नहीं करते। अयोगवाह का मतलब हुआ कि अयोग के मतलब जो योग्य नहीं है, और वाह जो वहनीय, मतलब जो जिसका वहन नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम अयोग्यवाह कहते हैं। तो एक चीज हम यहाँ से ध्यान रखेंगे कि अंग और अह का प्रयोग हम कभी भी व्यंजन के साथ नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम हमेशा स्वरों के साथ करेंगे। अब हम समझते हैं कि कंठ और तालव्य, फिर उच्चारण के हिसाब से कौन सा स्वर यंत्र हमारा काम करता है इनको उच्चारण करने में। तो कंठ तालव्य में ए, ऐ, इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो कंठ और तालु इसमें क्रियाशील रहेगी इन स्वरों का उच्चारण करने में। अगला है कंठ ओष्ठ। कंठ्योष्ठ इसको पढ़ेंगे तो इसमें देख कंठ और ओठ क्रियाशील रहते हैं, ओ, औ, इसका उच्चारण करके ही हम देख सकते हैं। और ये परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन ओष्ठ से किसका उच्चारण करते हैं, कौन अनुनासिक है, कौन अनुस्वार है, कौन कंठ तालव्य है, कौन कंठ ओष्ठ है, कौन वृत्ताकार है, कौन अवृत्ताकार है, ये सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम स्वरों का वर्गीकरण तो देख लिए, अब फिर से हम व्यंजन के बारे में समझेंगे। फिर इसी प्रकार से हम व्यंजनों का कैसे उच्चारण करेंगे, उसमें हमारे जो स्वर यंत्र हैं वो कौन कौन स्वर यंत्र इसमें काम करेंगे, कैसा उसका उच्चारण करेंगे। इसके पहले हमने व्यंजन को तो समझा ही था, एक बार और हम समझ लेते हैं कि व्यंजन कहते किसको हैं।
वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है उनको व्यंजन कहते हैं या वे व्यंजन कहलाते हैं। इसका उदाहरण भी मैंने आपको समझाया था। क है, क के उच्चारण में हम अ को भी उच्चारित करते हैं तो क प्लस अ, तो क के साथ हम स्वर अ का सहायता ले रहे हैं तो इसीलिए इसको हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की परिभाषा भी है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। अब जो हमारे व्यंजन हैं इनका हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण इस प्रकार से हम करते हैं कि इसका प्रयोग हम आगे चल के संधि में भी देखेंगे कि जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें प्रश्न जब आएगा कि कैसे वो क वर्ण का, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का पहला और पंचम अक्षर है तो कैसे वह पांचवा जो अक्षर है क वर्ग का वो कैसे प्रथम अक्षर में बदल जाता है। तो इन चीज़ों को समझेंगे। उसके पहले हम व्यंजन का वर्गीकरण एक बार देख लेते हैं। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में पहला है क वर्ग। क वर्ग से तात्पर्य है कि क वर्ग के जो 5 अक्षर हैं उनको क वर्ग में रखा गया है। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में भी फिर वही 5 हैं। च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग है त, थ, द, ध, न। प वर्ग है प, फ, ब, भ, म। अब तो ये 5 वर्ग हैं लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि ये ड और ये ढ है, लेकिन फिर ये क्या है, ये जो 2 शब्द लिखे जाते हैं ये भी ड और ढ के जैसे हैं लेकिन इनके नीचे ये 2 बिंदी लगा दी जाती है। इन दोनों में अंतर हम समझ लेते हैं। इसका उच्चारण हम करते हैं ड और ढ, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसको हम अड़ और अढ़ इस तरीके से उच्चारित करेंगे। और एक सबसे खासियत इन 2 अक्षरों का ये है कि ये किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आ सकते, अर्थात इन 2 व्यंजनों का प्रयोग करके हम किसी शब्द को नहीं लिख सकते, शुरुआत नहीं कर सकते। इसका प्रयोग हम जब भी करेंगे यह तो या तो बीच में आएगा या अंत में आएगा। जैसे देखिए उदाहरण समझ लेते हैं सड़क। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये सड़क है। अब इसके नीचे ये तो बीच में आ रहा है लेकिन अगर ऐसे हम लिख दें ये है तो इसका उच्चारण करके हम देखते हो गया सड़क और ये हो गया सड़क। तो इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो इसको अड एक तरीके से हम अड़ पढ़ेंगे, अ का उच्चारण पहले करेंगे फिर ये ड का करेंगे तो इसका शुद्ध उच्चारण होगा। ऐसे ही ढ और अढ़ करेंगे। और इसके लिखने का तरीका भी है, जैसे इसको जब हम लिखेंगे तो ए आर लिखेंगे और अंग्रेजी में इसको ए एच लिखते हैं। तो अढ़ जैसे कि कई जगह इसको र का प्रोनाउंसिएशन भी लोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, जैसे कि इसको ड को सरक बोल देते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें कि इसको अड़ और अढ़ बोलेंगे और ये ड और ढ है। इसको हम ताड़न जात कहते हैं। और एक चीज़ हमने सबसे महत्वपूर्ण यहाँ क्या समझा है कि इन 2 व्यंजनों का प्रयोग करके हम किसी भी शब्द को शुरू नहीं कर सकते। इसका प्रयोग शुरुआत में नहीं हो सकता है किसी भी शब्द के साथ। तो एक तरीके से देखिए ये हमने समझ लिया कि 5 वर्ग हैं और हर में 5 व्यंजन। तो एक तरीके से इनकी संख्या क्या हो गई, 5 गुणे 5 अर्थात 25 व्यंजन हो गए। फिर हम आगे देखते हैं इसको आगे क्या है। अब है कि अंतस्थ। अब है कि अंतस्थ व्यंजन य र ल व, इनका उच्चारण हम जब करेंगे तो ये अंदर ही अंदर इसको हम उच्चारित करते हैं। ऐसे उष्म व्यंजन है, इनको उच्चारण करने में थोड़ा सा घर्षण ज़्यादा होता है इसीलिए इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये स और ये षटकोर वाला स और ये ह। उत्तर प्रदेश पीसीएस के सी सेट में यह प्रश्न पूछ लिया गया था कि इनको क्रम से सजाइए, और मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों ने इसको गलत कर दिया, क्योंकि हम उच्चारण के दृष्टिकोण से इसको नहीं पढ़ते हैं। हम एक फ्लो में पढ़ते जाते हैं स ह, तो ये गलत है, ये तरीका गलत है। इसको उच्चारित करने का मैं एक सही तरीका आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ये जो स है इसको हम पढ़ते हैं श, फिर ये है स, फिर ये है
स और ये है ह। तो ये जो बड़ा स जिसको बोला जाता है, तालाबी स भी लोग बोलते हैं, तालब्य स भी बोलेंगे, तो इसका जो उच्चारण जब हम करेंगे तो हवा बड़ी तेजी से निकलेगा, श ऐसे इसका हम उच्चारण करेंगे। तो अब हम आप लोग समझ गए होंगे कि इनका उच्चारण हम कैसे करेंगे और इन गलतियों को हम कैसे समझ पाएंगे, और इसका हमें एक ऑर्डर भी इसका पता रहना चाहिए, क्रम। और अक्सर ये प्रश्न में पूछ लेता है। आप समझिए पीसीएस जैसे प्रश्नों में अगर ये पूछ सकता है तो ये कितना महत्वपूर्ण है। अगला है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर से क्या तात्पर्य है, अब इनको हम समझेंगे कि चार ये जो हमारे व्यंजन हैं इनको हम संयुक्त अक्षर क्यों बोलते हैं। अब छ का निर्माण कैसे होता है, त्र का निर्माण दो अक्षरों से मिलकर, दो व्यंजनों से मिलकर होगा, ज्ञ का और स्र का। तो छ का निर्माण जो होता है क हलन स से होता है, त्र का निर्माण त हलन र से होता है, इसका ज हलन इ से होता है। ऐसे ही इसका निर्माण स हलन र से होता है। अब देखिए इसको इसीलिए संयुक्त अक्षर कहा जाता है क्योंकि ये जो चार जो व्यंजन हैं ये क और स से मिलके छ बन रहा है, त और र से मिलके ये त्र बन रहा है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ देखिए ये त यहाँ आधा है और र पूरा है। तो एक चीज़ और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इस र में ये जो ये र है और जैसे किसी ट्र में ये वाला र है, इसमें क्या अंतर है, इन चीज़ों को हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम इसी चीज़ को समझते हैं कि इसमें त आधा है और र पूरा है। और ऐसे हम यहाँ समझ रहे हैं कि यह ज्ञ बन रहा है और यहाँ ये फिर स्र बन रहा है। तो यहाँ स आधा है और र पूरा है, तो इसको हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं। और एक चीज़ और यहाँ हम समझ लेते हैं कि जिन भी शब्दों में ये शब्द आएंगे वो हमेशा तत्सम शब्द होगा। तो दो चीज़ हमने समझ लिया यहीं से। अब आगे आगे तो हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव क्या है, लेकिन दो चीज़ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हमने यही समझ लिया है कि एक तो जिसके ऊपर अगर आगत स्वर वाले अर्धचंद्र बिंदी लगा है वह न देशज शब्द होगा, न तत्सम होगा, न तद्भव होगा, वह हमेशा और हमेशा विदेशज शब्द होगा। दूसरा चीज़ जो हमने समझा है कि अगर ये संयुक्ताक्षरों से निर्मित कोई शब्द है तो वो तत्सम शब्द होगा। अब हम अनुस्वार के बारे में हमने पीछे बात ही कर लिया था कि अंग और अह। एक चीज़ और हम यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे अगर किसी अनुनासिकता की बात होती है, जो अनुनासिक स्वर है, अगर हमें लिखना है आँख, तो आँख पे हमने तो चंद्रबिंदी वाला प्रयोग किया है। लेकिन ये एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर किसी स्वर के ऊपर मात्रा आ जाती है तो यहाँ तो हम चंद्रबिंदी नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हम यहाँ इसी अंक का ही प्रयोग करेंगे। अगर कुछ हमें लिखना है, कोई ऐसा शब्द आता है, तो हम ये चंद्रबिंदी के स्थान पे इसी का प्रयोग करेंगे। कब? जब उस स्वर या व्यंजन के साथ कोई मात्रा आ जाए। और विसर्ग का प्रयोग है हमने ऊपर ही आपको बताया था कि अंग और जो है ये अयोगवाद ध्वनियाँ हैं और ये कभी व्यंजन के साथ प्रयोग नहीं होती हैं। अगला बिंदु है, ऐसे हमने ऊपर की जो चीज़ों को समझा है, फिर इसको एक बार हम समझ लेते हैं। और कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो हम फिर अगले क्लास में देखेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।